हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का कि प्रबंध की डेफिनेशन क्या होती है। आपको चाहे तो वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग में कहीं ना कहीं आपको प्रबंध के बारे में डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो प्रबंध का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा वातावरण तैयार करता है, एक ऐसा पर्यावरण तैयार करता है या फिर उसको बनाए रखने का काम करता है ये, जिसमें कि लोग मिलकर काम करते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, है ना। कुछ चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, उसी को जो हम प्रबंध बोलते हैं। तो प्रबंध का मतलब क्या है कि ऐसा पर्यावरण तैयार करना और उसको बनाए रखना, इसको जहां पर लोग समूह में कार्य कर सकें। और कार्य करने से होगा क्या कि जो लक्ष्य होंगे उस संस्था के, वो अच्छे से अचीव हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं प्रबंध को, डेफिनेशन दूसरी जो है कि यह संगठन के परिचालन परिचालन मतलब ऑपरेटिंग की बात कर रहा है, ये काम करने की बात कर रहा है। ठीक है। उसके नियोजन को, उसकी नियंत्रण की प्रक्रिया, ये सारी चीजें देखने का काम किसका होता है? प्रबंध का होता है। कि उसके जो उद्देश्य है उनको आसानी से यानी प्रभावी ढंग से और कुशलता से क्या कर सके, हम कंप्लीट कर सकें, है ना, कंप्लीट कर सके। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर आगे कि प्रबंध की विशेषताएं। देखो, आपको प्रबंध की विशेषताएं, महत्व और प्रकृति कुछ भी आ सकता है पूछने के लिए, है ना। लेकिन जो इसके पॉइंट हैं वो आपको यही रहेंगे, कहीं ना कहीं यही देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ध्यान रखना, विशेषता, महत्व, प्रकृति आती है या फिर लक्षण आता है लिखा हुआ, तो आपको यही पॉइंट जो है लिखने होंगे। जैसे कि प्रबंध क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। मैं आपको मेन मेन पॉइंट ऐसे ही बताता रहूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लिखने का काम आपका है, मैं समझा यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है। तो प्रबंध एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया, लगातार चलने वाली है। लगातार चलने वाली क्यों है? क्योंकि मैनेज, किसी भी चीज को मैनेज करना एक बार में मैनेज करने से नहीं होती। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है कि पहले हमें प्लानिंग करनी है ना, ऑर्गेनाइजिंग करनी है। तो ऐसे यानी कि नियोजन करना है, संगठन करना है, नियुक्त करना है व्यक्तियों को, उनको निर्देश भी देना है काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं लास्ट में नियंत्रण भी करना होता है। हमें नियंत्रण में हम उनके परफॉर्मेंस की, उनके निष्पादन की बात करते हैं। दूसरा क्या है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक मतलब ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये मिलकर काम करने की एक एक्टिविटी है ये। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कला और विज्ञान दोनों है। क्यों? कि विज्ञान का मतलब क्या हो गया कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना, है ना। ये जो प्रबंध के सिद्धांत है उनको अप्लाई करना और उनको अच्छे ढंग से अप्लाई करके चलना, वो एक उनकी आर्ट हो गई, यानी कि कला हो गया। वहीं मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक मतलब कि प्रबंध जो है, जो भी डिसीजन लेता है, जो भी सारी एक्टिविटी को मैनेज करता है, तो वो समाज के हित में रहकर ही काम करता है, इसलिए ये सामाजिक प्रक्रिया भी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रबंध के सिद्धांत विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रबंध के सिद्धांत एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं हम। विश्वव्यापी यानी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इसको, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, है ना। और सामाजिक के बाद चाहे वो समाज की राजनीति की बात करें, या फिर एक किसी संस्था की बात करें, या फिर किसी कंपनी की बात करें, हर जगह अप्लाई हम इसको कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि प्रबंध एक अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या हो गया कि इंटेंजिबल है। इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब वो कोई व्यक्ति अगर आपको मैनेज कर रहा है या फिर आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है किसी काम को करने की, तो वो एक सर्विस ही तो डिलीवर कर रहा है अपनी, है ना। वो आपसे काम करवा रहा है एक तरीके से, तो इसलिए ये अमूर्त है ना। ये ग्रुप में रहकर काम करवा रहा है आपसे या कैसे भी। तो ये प्रबंध का मतलब ये नहीं है कि चीजों को बेचना, सेल करना। वो केवल आपको सर्विस डिलीवर कर रहा है, आपको एक टैक्टिक्स बता रहा है ना। नेक्स्ट है कि प्रबंध एक गतिशील है। गतिशील और सतत कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। गतिशील मतलब कंटिन्यूअस, डायनेमिक है, हम बोल सकते हैं इसको।
डायनेमिक है, कंटीन्यूअस है ना, लगातार चलने वाली। अ, या फिर हम बात करें कि कहीं न कहीं बीच में हमें मान लो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो भी हम इसमें कर लेते हैं। प्रबंध एक पेशा है, पेशा क्यों? प्रोफ़ेशन। ये आप जो है अमूर्त से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अमूर्त ऑप्शन था ना, इसकी डेफिनिशन और इसकी पेशा की डेफिनिशन बात एक है। क्यों प्रोफ़ेशन क्यों? क्योंकि ये वही क्रय-विक्रय का काम नहीं कर रहा, है ना? ये टॉप लेवल पे बैठा हुआ बंदा है, केवल चीज़ों को मैनेज कर रहा है। बस आपको निर्देश दे रहा है काम करने के लिए, है ना? बस जो भी रूल्स हैं उनको फ़ॉलो करने की बात होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें प्रबंध के महत्व की, तो जो हमने अभी पीछे पढ़ी ना डेफिनेशन, वही जो पॉइंट थे, वो पॉइंट आपको यहाँ पे भी कहीं न कहीं देखने के लिए मिल जाएँगे। जैसे कि देखो, प्रबंध से संगठन का ढाँचा क्या होता है? मजबूत होता है। भई कोई व्यक्ति अगर हमसे कुछ कहने वाला है या फिर हमें मैनेज करने वाला है, तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो अच्छे से चलेगी। प्रबंध से जो संगठन के लक्ष्यों को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, है ना? और क्या होता है प्रबंध से कि जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास जो-जो चीज़ें अवेलेबल है, उनका सही से इस्तेमाल भी तो करना आ जाएगा हमें। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर बैठा हुआ है कि सारी चीज़ों को बताने वाला है ना, हमको टोकने वाला, तो कहीं न कहीं चीज़ें अच्छे से इस्तेमाल होगी। वहीं लागत भी कम आएगी हमारी, है ना? इससे लागत कम आएगी तो हमारा मुनाफ़ा बढ़ जाएगा इससे। और क्या होगा, कर्मचारी वर्ग जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। जब बेहतर तरीके से काम करेगा तो उनके कार्य करने की प्रणाली में क्या आएगा फिर? सुधार आ जाएगा इससे, है ना? और कॉम्पिटिशन की क्षमता क्या हो जाएगी? इससे बढ़ जाएगी। भई हमारे सामने जो कॉम्पिटिटर है, हमारे सामने जो दूसरी कंपनी है, कहीं न कहीं हम उससे कम्पीट कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रबंध होता है वो हमारे संगठन की जो रणनीतियाँ होती है ना, उनको बनाने में भी हेल्प करता है। रणनीति मतलब जो पॉलिसी बना रहे हैं हम, कि आगे का काम हमें कैसे करके चलना है, तो वो मैनेजर जो है वहाँ पर हेल्प करता है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, और नए-नए अवसर हमें मिलते हैं इससे। नए-नए अवसर मिलने के साथ-साथ और क्या होता है कि सही समय पर हम बदलाव भी ला सकते हैं। मान लो तुम अपने हिसाब से कोई काम करोगे, है ना? तो तुम एक तरीके से करोगे। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मैनेजर जब आपको डायरेक्शन दे रहा है कि भाई इन चीज़ों को ऐसे अप्लाई करना है आपको, यहाँ पर ये बदलाव लाने हैं आपको, तो वो बदलाव एक वही जो कैपेबल बंदा होगा वही तो बता सकता है ना? तो ये पॉइंट आपको महत्व में याद रखने। वहीं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ संगठन के अर्थ की, तो संगठन का मतलब क्या होता है कि जो संस्था के उद्देश्य होते हैं, हमारे जो लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के एक समूह से जो प्रयास करे जाते हैं, है ना? अब मान लो कोई एक व्यक्ति अकेला तो कोई काम कर नहीं सकता, या फिर कोई संगठन है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए क्या है कि मानवीय प्रयासों का होना जरूरी है। व्यक्तिगत प्रयासों को हम समन्वित कर लेते हैं, समन्वित मतलब ग्रुपिंग कर लेते हैं उसकी, मिलजुल कर हम जो काम करते हैं, तो उसी को जो है हम संगठन कहते हैं। वास्तव में संगठन का प्रबंध संबंध जो होता है विभिन्न संसाधनों के कुशलतम प्रयोग से होता है। कुशलतम प्रयोग कि जो जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो चीजें हमारी जो है कहीं न कहीं संगठन में आती हैं। और संगठन भी आपका 2 तरीके का हो सकता है कि एक तो होता है ढाँचे के रूप में और एक होता है प्रक्रिया के रूप में। तो आप अगर ढाँचे की बात करें तो स्ट्रक्चर आपका कैसा है, कंपनी का स्ट्रक्चर है ना, कि कर्मचारियों के दायित्वों को भी पूरा करना है, उनके कर्तव्यों को भी पूरा करना है हमें, और हमारे संगठन की जो दायित्व है उनको भी देख के चलना होता है हमें, है ना? और प्रक्रिया का मतलब एक प्रोसेस है, पहले हमें ये चलना करना है, फिर उसके बाद हमें ये एक्टिविटी करनी है, तो ये प्रोसेस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो इसकी हेडिंग्स जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ संगठन में, ठीक है? जैसे कि यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ये संगठन भी, है ना? क्योंकि संगठन के जो उद्देश्य हमने वो डिवाइड कर रखे होंगे डिवीजन में, कुछ डिपार्टमेंट बना रखे होंगे हमें, उसके बाद कुछ सेक्शंस बना रखे होंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि एक तो हमने सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया मान लो, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने कुछ सेल्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम अलग दे दिया हमने किसी को, है ना? सेल्स के लिए जो रॉ मटेरियल लाएँगे उनको अलग डिपार्टमेंट बना दिया हमने, तो इनको बोलते हैं हम अनुभाग। ठीक है? और जॉब्स में बाँट देते हैं हम इसको। तो ये तो हमारी एक प्रोसेस है कि डिपार्टमेंट बना दिया हमने, विभाग बना दिए, फिर उसके बाद अनुभाग बना दिया, अनुभाग के बाद हमने कृत्यों को बना दिया, यानी जॉब्स की बात करते हैं। ठीक है? उसके बाद संगठन जो होता है एक स्ट्रक्चर ढाँचा होता है, ढाँचा क्योंकि कर्मचारियों और अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों का क्या किया जाता है, यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। ठीक है? उसके बाद संगठन एक साधन है, ना कि साध्य है। मतलब संगठन ही सब कुछ नहीं है, ये केवल एक रिसोर्सेस है, जो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना हमें बता देता है कि हमारे जो उद्देश्य है, जो संस्था के हमारे उद्देश्य है ना, उनको हम आसानी से कैसे प्राप्त कर पाएँगे, वो चीज़ हमें यहाँ पर समझ आ जाती है संगठन में रहकर। क्यों? क्योंकि देखो
जब एक से ज्यादा व्यक्ति मिल जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वहां पर अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं उन लोगों में। जब अलग अलग विचार उत्पन्न होंगे तो कहीं ना कहीं नई नई चीजें निकल के आएंगी, इनिशिएटिव निकल के आएंगे। वही सामान्य उद्देश्य से क्या मतलब, कि अलग अलग व्यक्ति तो हैं ठीक है, लेकिन उनके माइंड में क्या है, एक सामान्य गोल है, यानी कॉमन गोल है कि कंपनी को हमें आगे पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग गोल लेके चल रहे हैं, काम तो अलग अलग कर रहे हैं वो, लेकिन उनके माइंड में गोल एक ही है कि कंपनी को कहाँ तक उनको पहुंचाना है। वहीं के प्रभावी संदेश वाहन, प्रभावी संदेश वाहन का मतलब क्या हो गया कि प्रबंध दूसरों से तो काम करा रहा है, लेकिन उनके जो सदस्य हैं या फिर काम कंपनी में जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, है ना, आपस में वो एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं, नहीं, नहीं समझ रहे, तो वो चीजें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक दूसरे की बातें भी हमें आसानी से समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, सामने वाले को बात समझ में ही नहीं आ रही, तो वो संगठन फेल हो जाएगा फिर वहां पर, है ना। तो संगठन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एक दूसरे की बातें आपको समझ हो सके, यानी प्रभाव पड़ सके उस चीज का। नेक्स्ट आपको याद रखना है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होता है। देखो, औपचारिक का मतलब होता है क्षेत्र इसका व्यापक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेवल बना दिए जाते हैं, जैसे कि एक सीईओ है ना? सीईओ के बाद फिर नीचे कोई इसके बाद का पद दिया होगा, एचओडी मान लो हमने, फिर उसके बाद सुपरवाइजर का दिया होगा, फिर हमने सबऑर्डिनेट का दिया होगा, फिर उसके बाद कर्मचारी वर्ग होंगे। तो कहीं न कहीं औपचारिक का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, बड़ा होता है ना? लेकिन अनौपचारिक का क्षेत्र छोटा होता है। छोटा क्यों? क्योंकि इसमें हमें टॉप लेवल को कोई भी आदेश नहीं देना, या फिर टॉप लेवल से आदेश नहीं मिल रहा हमें। हमें यहाँ पर फ्रीडम दे रखी है, इन्होंने स्वतंत्रता दे रखी है, जहाँ पर हम अपने आप से अपने तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसलिए छोटा है क्षेत्र, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि टॉप वाले को ही हमें जाके रिपोर्ट करनी है। दूसरा क्या है, ये संगठन तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया था। टेक्नोलॉजिकल हमें कोई चीज़ अगर हमें सीक्वेंस में करके चलनी है, उसके लिए औपचारिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन सामान्य अगर हम सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए अनौपचारिक इज़ द बेस्ट। ठीक है? आकार की बात करें तो हमने पहले पॉइंट में देख लिया था कि औपचारिक छोटा होता है और अनौपचारिक बड़ा होता है। वहीं हमने सदस्यों की बात करें, तो जब औपचारिक की बात करते हैं तो यहाँ पर सदस्यों के संबंध जो होते हैं वो अव्यक्तिगत होते हैं। मतलब यहाँ पर एक दूसरे से बात करने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना होता है ना। अगर मान लो आपको सीईओ से बात करनी है, तो आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, एचओडी के पास जाना पड़ेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉई कर्मचारी एक ऊपर लेवल के बंदे से टॉप लेवल वाले से बात नहीं कर सकता। लेकिन औपचारिक की बात करें, अनौपचारिक की बात करें, तो अनौपचारिक में व्यक्तिगत संबंधों की ज्यादा महत्व दिया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम है एक तरीके से। साहित्य की बात करें तो ये ज्यादा स्थायी है, मतलब दीर्घकालीन है ये औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक कम स्थायी होता है, क्योंकि कम समय होता है हमारे पास यहाँ पर, है ना। छोटे मोटे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कह देते हैं कि जाओ अपनी स्वतंत्रता के अनुसार काम कर लो आप। नियम, अधिकार और कर्तव्य कहाँ पर होंगे, जहां पर औपचारिक की बात होगी। यहाँ पर कोई नियम वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखनी है आपको। लेकिन संगठन चार्टर का उपयोग कहाँ होगा, चार्टर का उपयोग वहां होगा जहां पर रूल्स को अप्लाई करके चलेंगे हम। तो यहाँ पर संगठन के चार्टर को अप्लाई करके जाता है, लेकिन यहाँ पर चार्ट वगैरह कुछ भी बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि छोटे मोटे कार्यों के लिए तो हम ऐसी फ्रीडम देते रहते हैं। फ्लो की बात करें तो ये ऊपर से नीचे की ओर होगा, है ना। जैसा कि ये फ्लो बनाया ना मैंने, आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप रख सकते हैं औपचारिक में, है ना। और जब अनौपचारिक पूछे आपसे तो आप ऐसे बोल देना कि अनौपचारिक एक सीईओ बैठा है और इसने ऐसे करके फ्रीडम बंदों को दे रखी है। और ए ए बंदा है, बी बंदा है, सी है, मान लो डी, ई और एफ बंदा है। अब इसको, एफ को अगर कोई बात ए से कहनी है तो ये यहाँ नहीं जाएगा, है ना। ये डायरेक्टली ए से बोल सकता है, डायरेक्टली बी से बोल सकता है, तो इनको फ्रीडम दे रखी है एक तरीके से। या फिर हम कहें इसको ऐसे बना सकते हैं आप, है ना, यो करके बना सकते हैं स्टार की फॉर्म में। तो कोई भी कहीं से भी कैसे भी बात कर सकता है। और इसका फ्लो नीचे से ऊपर की ओर या फिर समतल भी हो सकता है, यानी कि या तो लोअर टू टॉप हो सकता है, या फिर समतल जैसे ऐसे भी हो सकता है, सेम लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है। अधिकार कहाँ पर होंगे, जहां पर हम ठीक ढंग से चलेंगे, औपचारिक ढंग से चलेंगे, लेकिन यहाँ पर अधिकार व्यक्तिगत होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, नियंत्रण का मतलब होता है गतिविधियों का मूल्यांकन करना, उसकी जांच पड़ताल करना और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार लाना। ये होता है नियंत्रण का मतलब। ठीक है। और नियंत्रण की मदद से हम क्या कर सकते हैं, संगठन की जो लक्ष्य है उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें तो शायद है कि हर एक क्वेश्चन में आ रही है कि संगठन के उद्देश्यों को, हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर चीजों को करना पड़ता है।
और देखें हम आगे तो नियंत्रण का मतलब होता है पहले से जो हमने मानक बनाए हैं, जो स्टैंडर्ड बनाए हैं हमने कि हमें 80 परसेंटाइल लानी है या फिर हमें 90% लानी है, तो उसके मुताबिक हम हमारी जो रिजल्ट आए उनकी तुलना करके देखते हैं कि अब हमने कितना जो है गैप फिल करने के लिए रह गया है। तो ठीक है? और नियंत्रण में जो होता है, प्रबंधक जो होता है ना? मैनेजमेंट जो होता है वो योजना को कैसे लागू किया जा रहा है इस बात पर फ़ोकस करता है, कि अगर चीज़ें योजना के मुताबिक नहीं चल रही हैं तो फिर हमें क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ पर? सुधार लाना है। तो याद रखना आप कि परफ़ॉर्मेंस को जाँचना और वहाँ पर सुधार की बात करना, वो चीज़ें हमारी नियंत्रण के अंतर्गत कवर की जाती हैं। ये आपका लास्ट स्टेप होता है नियंत्रण। ठीक है? नियंत्रण में आप विशेषता, महत्व, प्रकृति के लिए आप क्या याद रख सकते हैं? लक्षण के लिए इसके जो पॉइंट्स हैं, कि नियंत्रण जो होता है प्रबंध के लिए एक अनिवार्य हिस्सा होता है। भई जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे किसी भी चीज़ का, मान लो नियंत्रण नहीं करके चलोगे, तो कहीं न कहीं हम पता नहीं कर पाएँगे एक्चुअल कंडीशन हमारी क्या चल रही है, ठीक है? और नियंत्रण से ही जो और बाकी के प्रबंधक के कार्य होते हैं, उनकी दक्षता में भी सुधार आता है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण पे ही तो डिपेंड है सारी चीज़ें, जब तक हम उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो पिछली चीज़ें कैसे काम कर रही हैं? क्या हमने स्टाफिंग सही से की थी? क्या हमारा संगठन सही से काम कर रहा है? क्या हमने जो निर्देश दिए हैं, वो सही से अप्लाई कर रहे हैं? क्या लोग मान के चल रहे हैं? तो वो चीज़ें कहाँ पर जाँची जाती हैं? वो नियंत्रण में ही तो पता करेंगे ना हम। तो हर एक एक्टिविटी कहीं न कहीं नियंत्रण की इवैल्यूएशन करने से पता चल जाती है हमें। वही नियंत्रण से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो लक्ष्य थे, वो हमने हासिल करे या नहीं करे, या फिर कितनी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर नियंत्रण में देखने के लिए मिलेगी। दूसरा क्या है, नियंत्रण से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी, जो संसाधन अवेलेबल थे, जो रॉ मटेरियल, जो कर्मचारी अवेलेबल थे, उनका हमने अच्छे से यूज़ किया है, नहीं किया है? और नहीं किया है, तो अब क्या सुधार करने की ज़रूरत है हमें यहाँ वहाँ पर, है ना? और आप पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैंने, कि नियंत्रण से जो संगठन की सफलता है वो सुनिश्चित हो जाती है ना? कि हमने अपने गोल को अचीव कर लिया है या फिर अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें, है ना? वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा ये भी हमने पढ़ा था अभी पिछली स्लाइड में कि संगठन के लक्ष्यों को तो हम मतलब आसानी से प्राप्त कर ही सकते हैं, और यहाँ पर हमें विचलन का पता चल जाता है। विचलन का मतलब होता है डेविएशन, है ना? डेविएशन ऑफ, आप यहाँ पर बोल सकते हो डिफरेंसेस, है ना? यानी कि डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, उनको हम पता कर लेते हैं, और जैसे ही हम डेफिनेशन जो डिफरेंसेस हैं हमें पता चल गए, मान लो अंतर, आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो विचलन का मतलब होता है अंतर जो आ रहा है ना? कि हमने जो एक मान लो 80% का टारगेट बनाया कि हमें अपनी सेल को 80% तक पहुँचाना है, और सेल्स हमारी पहुँची मान लो 70% तक ही, है ना? तो ये 10% का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है? और ये 10% का डिफरेंस क्यों आ रहा है? कैसे हम इसको कवर अप कर सकते हैं कि हम 70 से 80 पे पहुँच जाएँ? उसके लिए कौन-कौन से कदम उठाने हैं, उन बातों पर हम फ़ोकस यहाँ पर करते हैं। अब ये निर्देश ही गलत लिखा हो, निर्देशन है ये, है ना? निर्देशन, यानी कि डायरेक्शन। ये क्वेश्चन मुझे पहले समझाना चाहिए था, उसके बाद मुझे जो है कंट्रोलिंग समझाना चाहिए। कोई नहीं, आप अपने कांसेप्ट के हिसाब से पढ़िए, है ना? निर्देशन का मतलब क्या होता है? निर्देशन का मतलब होता है सलाह या सुझाव देना, एक तरह सुझाव होता है। कैसे? कि निर्देश का मतलब होता है किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता या फिर सलाह। निर्देश जो होता है बुद्धिमत्तापूर्ण चयन होता है और समायोजन करने के लिए दिया जाता है कि भई अब मान लो आपके पास 4 काम है करने के लिए, है ना? 4 काम है आपके पास करने के लिए, तो आपको ये निर्देश दिया जाए कि कौन-सा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसको पहले किया जाए। सेकंड प्रेफ़रेंस आप किसको देंगे? थर्ड प्रेफ़रेंस आप किसको देंगे? और फोर्थ प्रेफ़रेंस आप किसको देंगे, है ना? तो कहीं न कहीं हमें ये निर्देश दिया जाता है अपने से कैपेबल बंदा जो होता है, हमसे जो ऊँची पोस्ट पे बैठा हुआ होता है, वो निर्देश देता है कि जाइए अब अपना काम इस हिसाब से करना है। तो निर्देशन किसी व्यक्ति द्वारा माँगे जाने पर या व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर या ना माँगे जाने पर भी स्वतः ही उपलब्ध कराया जाता है। ये एक ऐसी हेल्प है कि आपको काम करने की डायरेक्शन दे देती है कि इस वे में रहकर आपको काम करना है, जिससे कि जो हमारी समस्याएँ हैं उनको आसानी से सुलझा सके। अब मान लो कोई काम आपके पास है और आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, है ना? कैसे स्टार्ट करें उस काम को करना। तो निर्देशन जो देगा आपको बंदा, तो वो बताएगा ना कि इस वे में रहकर आपको काम करना है, इस तरीके से आपको एक्टिविटी मैनेज करनी है।
वहीं अवधारणा एवं महत्व की हम बात करें यहाँ पर, तो ये पॉइंट्स हैं आपके, है ना? पॉइंट नंबर 1 और 2 ऐसे चलेंगे ये। तो निर्देशन से क्या होता है, व्यक्ति को अपने बारे में समझने में मदद मिलती है। आपका दिमाग ये चल रहा था कि मैं इसको करूँ या इसको करूँ या इसको करूँ, तो निर्देशन में आपको बता दिया कि पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, देन इसको प्रेफ़रेंस देंगे आप। तो निर्देशन से हम व्यक्ति के बारे में समझने में मदद मिलती है। दूसरा, कि व्यक्ति अपनी योग्यता और सीमाओं को समझ जाता है यहाँ से, कि सामने वाले ने अगर मुझे निर्देश दिए, तो मैं अपनी योग्यता, अपनी सीमाओं के अनुसार कैसे उस काम को करूँ। और दूसरा क्या है, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, है ना, कि निर्देशन से व्यक्ति अपने स्तर के काम करने में सक्षम हो जाता है, कि मेरे लेवल के जो वर्क है, वो मुझे डिवाइड करे गए हैं, जो मुझे दिए गए हैं, कहीं न कहीं मैं उनको कैसे करूँ, और व्यक्ति की समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर हो जाता है ना? कि जो और हमें जो आने वाली समस्या, उनके लिए हम क्या हो जाते हैं यहाँ पर, एक रेडी रहते हैं ना, तैयार रहते हैं यहाँ पर। और निर्देशन से व्यक्ति अपने व्यवहार को आकार देता है और अनुशासन सीखता है। मान लो, अगर आपको कोई निर्देश देने वाला है ही नहीं, आपको कोई चीज़ बताने, कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं बताने वाला कि ये कोई काम कैसे करना है आपको, तो आप अपने ढंग से करेंगे। जब अपने ढंग से करेंगे, तो कहीं न कहीं अनुशासनहीनता हो जाएगी वहाँ पर, है ना? तो अनुशासन में रहकर हमें काम कैसे करना है, तो वो निर्देशन की प्रक्रिया से ही पता चलता है। और दूसरा, निर्देशन से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। वहीं निर्देशन से हमें ये भी मिलता है कि कैसे दूसरों के साथ शांतिपूर्वक हमें रहना चाहिए, है ना? ये भी तो सिखाया जाएगा यहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन से विद्यार्थियों को सही विषय चुनने में भी मदद मिलती है। लो, ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट आ गया आपका, है ना? नॉर्मली जो कि कौन-सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए, तो वो निर्देश जब आप किसी से पूछेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो जब उस व्यक्ति ने बता दिया कि आपके पास जो है बीकॉम करने का ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास बीबीए करने का ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास सीए करने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो है ना? तो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, आपके पास जो है ये अब आपने तो बता दिया कि तीनों में से मैं क्या करूँ, तो आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता के हिसाब से सामने वाले व्यक्ति ने बता दिया कि आपके लिए बीबीए बेस्ट है या फिर सीए बेस्ट है ना? या फिर बीकॉम बेस्ट है, तो वो निर्देशन ही तो हो गया एक तरीके से, विषय को चुनने में आपको मदद मिल गई। और प्रबंध में निर्देशन से कर्मचारी संगठन के लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर रहा है और कंपनी के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर रहा है। लेकिन प्रेफ़रेंस किसको देते हैं हम? कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करना, क्योंकि हम काम किसके लिए करते हैं? संस्था के लिए काम करते हैं। ठीक है? अब आगे हमारा पहला जो कार्य हमारा स्टार्ट होता था कहाँ से? प्लानिंग से। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए भविष्य की एक रणनीति बनाना। क्या बनाना? रणनीति बनाना, कि भविष्य में हमें कोई काम कैसे करना है, कि नियोजन से हमें मदद मिलती है संगठन के लक्ष्यों को और उद्देश्यों को तय कर लेते हैं हम यहाँ पर। कि जो हम बात कर रहे थे ना अभी पिछली स्लाइड में, यहाँ पर कंट्रोलिंग की बात कर रहे थे हम, है ना? तो कंट्रोलिंग में मैंने क्या बताया था आपको, कि मान लो आप 60% प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। आपने प्लानिंग में क्या सोचा, कि मुझे 60 से ये 85 पर ले जाना है अपना प्रॉफिट का लेवल। यानी कि मुझे कितना प्रॉफिट अभी एक्स्ट्रा कमाना है, 25% प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाना है। तो ये आप नियोजन बना लिया आपने, तो मुझे वही चीज़ें ऐसे करके मैनेज चलनी है, जिससे कि मैं अपना पिछी जो 25% का गैप जो चल रहा है, उसको कैसे फिलफिल करूँगा मैं, है ना? तो संगठन के जो लक्ष्य है मेरे, कि मैं 85% सेल्स प्रॉफिट पे जा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे सेल्स बढ़ानी पड़ेगी, अपनी चीज़ें जो अच्छे से मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। तो प्लानिंग में क्या है, कि आगे क्या, कहाँ तक पहुँचना है आपको, उसकी एक रणनीति बना लेते हैं आप। इसके पॉइंट्स की बात मैं करूँ, तो किसी संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों को तय करते हैं हम यहाँ पर, है ना? कि हमारा क्या उद्देश्य था? 85% प्रॉफिट अर्न करना, है ना? जो 60 पे चल रहे थे हम। भविष्य की रणनीति बनाना और दिन-प्रतिदिन के कामों को कैसे हम मैनेज करेंगे, उन चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, हम संगठित करेंगे। और संगठन के जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, है ना? फाइनेंस होगा, सेल्स होगा, परचेज़ होगा, उनकी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएँगे हम, वो भी हम जो है नियोजन में ही देख कर चलते हैं। उसके बाद हम विशेषताओं की बात करें, तो नियोजन की प्रक्रिया मानव सभ्यता से प्रारंभ होती है। कि नियोजन कौन करेगा? नियोजन व्यक्ति तो करेगा, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के प्रयासों से, व्यक्ति की सभ्यता से ही जो स्टार्ट ये होती है। और नियोजन से हमें मदद मिलती है, कि हम मिलकर प्रयास करें, है ना? जब मिलकर प्रयास करेंगे, तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा इफ़ेक्टफुली होगा, यानी कि प्रभावशाली होगा। और नियोजन से हमें मदद मिलती है, कि किसी व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखी जाए, है ना? नियोजन में हमने प्लानिंग कर ली ना, कि ये बंदा हमने
सेल्स के लिए चुन लिया। बी बंदा केवल परचेज की बातें करेगा, है ना? क्रय की बातें करेगा। जो सी बंदा था वो केवल फाइनेंस की बातें करेगा, ठीक है? डी बंदा था वो केवल एडवर्टाइज़मेंट के काम देखेगा, यानी विज्ञापन से रिलेटेड काम देखेगा। ऐसे करके हमने व्यक्तियों को उनकी क्षमता के हिसाब से दे दिया, तो उससे ये तो अपेक्षा करेंगे हम कि ये काम जो हमने इसको दिया था वो अच्छे से करेगा ये, ठीक है? तो ये तो आपके नियोजन के बारे में थी, 3 हेडिंग आपको यहाँ मिल गई और 4 जो है मैंने यहाँ दे दी आपको, ठीक है? नियोजन बता दिया मैंने आपको निर्देशन बता दिया, नियंत्रण बता दिया, यानी 3 ये हो गए आपके, और संगठन के बारे में बता दिया मैंने, औपचारिक, अनौपचारिक के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है? और मैंने प्रबंध के बारे में समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम विपणन और विपणन के साथ हम विज्ञापन पढ़ेंगे, ठीक है? कहीं न एक क्वेश्चन आपको वहाँ से भी देखने के लिए मिल सकता है। आज का लेक्चर आपका इतना ही है। थैंक यू सो मच।